हम बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। नतीजों से पहले कैबिनेट की बैठक है, अंतिम बैठक है। सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। सीनियर अधिकारी भी कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। बता दें आज सीएस इकबाल सिंह बैस रिटायर हो रहे हैं। इकबाल सिंह को विदाई दी जा सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। महत्वपूर्ण ये बैठक, चूंकि नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले इस बैठक को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चीन में फैली बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। सीएमएचओ ने जारी कर दिया अलर्ट। दरअसल एम्स समेत सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने पर निगरानी रखने की बात कही गई है। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। डाटा को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। अंबिकापुर में चीनी वायरस H9H2 को लेकर सरगुजा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अलर्ट जारी करने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल इस वायरस से बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को एहतियात के तौर पर तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। श्योपुर से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। 2 खाद गोदामों पर छापेमारी हुई है। कीमत से ज्यादा दामों पर ये खाद बेच रहे थे। बीती रात दोनों गोदामों को सील किया गया है। शिकायत सही पाई जाने पर सील किए गए हैं गोदाम। वीरपुर तहसीलदार सिद्धार्थ गौतम ने ये कार्रवाई की है। और बुरहानपुर में जलेबी विक्रेता 2 पड़ोसी दुकानदार के बीच विवाद के चलते खूब लाठियां चली हैं। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इकबाल चौक में हुए विवाद में दोनों ही दुकानदार एक ही परिवार के हैं। दोनों बुरहानपुर जलेबी सेंटर के एक ही नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं। ग्राहक बुलाने के नाम पर विवाद हुआ तो मारपीट होने लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। ये तस्वीरें बुरहानपुर की, जहां पर जलेबी बेचने वाले विक्रेताओं के बीच विवाद हुआ, लाठियां चली। दरअसल पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। एक दूसरे को लाठी डंडों से इनके द्वारा पीटा गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और तमाशा देखते रहे। ये तस्वीरें आपके सामने बुरहानपुर की, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद देखते देखते कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया और खूब मारपीट हुई। लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी खतरनाक लड़ाई ये कर रहे हैं, एक दूसरे को डंडों से पीट रहे हैं। अशोकनगर जिले में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तो वहीं बारिश के बाद सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सड़क पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है और इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश कोहरे का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। अशोकनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरा छाया रहा। किसानों को बारिश और कोहरे से चिंता भी है। सड़क पर विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई और सुबह से कोहरा छाया हुआ है। रात भर रुक रुक कर बारिश का दौर चला, जिसके बाद सुबह और ज्यादा ठंडक बढ़ गई और ठंड का एहसास लोगों को होने लगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। और अब बात इंदौर के कमला
नगर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से, जहां जानवरों को ठंड से बचाने की खास व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों के पिंजरों में एनक्लोजर, बाड़ों में वुडन बॉक्स, घास, कंबल, जाली बिछाई गई है। ठंड से बचाने के लिए वन्य जीवों के कमरों में छोटे बल्ब से लेकर हैलोजन लाइट तक लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर में बदलते मौसम के साथ ही वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। पर्यटकों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओवरऑल बात मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 62 स्पीसीज के करीब 1300 एनिमल्स हैं। और इस सब 1300 एनिमल्स को हम लोगों को विंटर की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सभी का ध्यान रखना पड़ता है। और जो विशेष फोकस करना पड़ता है वो रेप्टाइल्स को लेकर करना पड़ता है, क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग इन सब चीज़ों से उनको आराम दिलाने के लिए, उनको मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एक विशेष अरेंजमेंट करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहाँ माता पिता खुद अपने नवजात बच्चों को पलाने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। परंपरा के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसी परंपरा कई सालों से चली आ रही है। क्या ये परंपरा के नाम पर खिलवाड़ है? ये कैसी परंपरा, ये कैसा विश्वास? आस्था के नाम पर अंधविश्वास। दूध मुहे बच्चे को पिलाया दूषित पानी। परंपरा के नाम पर मनमानी। जरा रोते हुए इस बच्चे की चीख सुनिए। अब जरा इस दूषित पानी को भी देख लीजिए, जिसमें वो सब मिल जाएगा जो इसे दूषित कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि दूध मुहे बच्चे को यही दूषित पानी पिलाया जा रहा है। ये खिलवाड़ है एक नन्ही सी जान के साथ। क्या ये पाप है परंपरा के साथ? ये परंपरा बैतूल के भैंसदेही तहसील में पूर्णा मेले के दौरान निभाई जा रही है। दरअसल एमपी के बैतूल में सालों से एक अनोखी परंपरा चलती आ रही है। यहाँ माता पिता अपने बच्चे को पालने में डालकर नदी में छोड़ देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो इस मेले में आता है वो संतान होने की मन्नतें मांगता है। जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसे पालने में डालकर नदी में छोड़ दिया जाता है। पालने का वही अपनी मन्नत मांगते हैं वो, कि उन्हें कहा भाई संतान नहीं होंगी, ये संतान हो जाएगी, तो उन्हें कहा हम बच्चे को यहाँ पे पूर्णा माई के गोद में 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। हाँ, देखने में तो डर लगता है, पर वैसा यानी आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है और वैसी कोई दिक्कत नहीं है आज तक। इतना ही नहीं, बेटा बेटी एक समान के दावे भी यहाँ किताबी नजर आते हैं। यहाँ अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो संतान के रूप में बेटों की चाहत रखते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब इसे क्या कहा जाए? आस्था और कुरीतियों से भरा मेला जो हर साल पूर्णा नदी के तट पर 1 महीने तक चलता है। ये हमने 1 साल पहले मन्नत मांगी थी कि हमारे घर बेटा आएगा तो हम आपके दरबार में यहाँ पालने में छोड़ेंगे, आपकी गोद में। आज आपकी मन्नत पूरी हुई? हाँ। कैसे पूजा करी आपने, क्या क्या किया है? हमने पालना बनाया, उसमें गैयों को लिटाया, पूजा की और उसके बाद में नदी इसमें पूर्णा मैया में छोड़ दी। तो जैसे भैया हम मैया बोलते हैं पूर्णा मैया को, तो पूर्णा मैया को ऐसे ही मैंने एक दिन बोल दिया 2 बेटियां है मेरी, तो मैंने कहा मैया एक भैयू चाहिए, तो मैया ने वैसे गोदी भर दी हमारी। ऐसी मान्यता है कि पालना छोड़ने से पूर्णा माई का आशीर्वाद मिलता है। इस परंपरा में एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ बच्चों की जान को खतरा। सदियों से ये परंपरा इसी तरह निभाई जा रही है। आज आधुनिक युग में जब बेटा बेटी एक समान है तो फिर पुत्र की कामना में मन्नत मांगना उन सारी सरकारी कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है। जहां ये नारे लगाए जाते हैं कि बेटी है तो कल है, ये सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हर साल होता है, लेकिन ना तो व्यवस्था सुधर रही है और ना ही लोगों की मानसिकता।
न्यूज 18 के लिए ऋषु नायडी की रिपोर्ट। और एमपी को नया प्रशासनिक मुखिया मिलने जा रहा है। आईएएस वीरा राणा संभालेंगे अब मुख्य सचिव का प्रभार। इकबाल सिंह बैस की जगह अब वीरा राणा रहेंगी। 1988 बैच की आईएएस है वीरा राणा। 2 बार एक्सटेंशन के बाद इकबाल सिंह बैस आज रिटायर होने जा रहे हैं। वीरा राणा वरिष्ठता के आधार पर प्रदेश की दूसरी महिला सीएस बनेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब वीरा राणा अब प्रभार संभालने वाली हैं। इकबाल सिंह बैस को अब विदाई का वक्त आ गया है। जी देखिए, बिल्कुल आज इकबाल सिंह बैस रिटायर हो जाएंगे। इकबाल सिंह बैस के करीब 3 साल इन्होंने 4 साल इस पद को संभाला और उसके बाद से ये अटकलें थी कि अब कौन इनकी जगह नया चार्ज लेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे पे आना है। तो एक असमंजस की स्थिति थी कि राज्य शासन क्या फैसला लेता है, क्योंकि चुनाव परिणाम नजदीक है, आना है। तो लेकिन कल देर रात आदेश जारी हुआ और जो सबसे सीनियर मोस्ट अफसर है, जो 1988 बैच की वीरा राणा, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अभी उन्हें प्रभार दिया गया है, क्योंकि सरकार सीधे फैसला ये नहीं ले सकती थी कि स्थायी सीएस दे सके। तो इस कारण उन्हें अभी प्रभार दिया गया है और वो अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष बतौर कार्यरत थी। वो 1964 में उनका जन्म हुआ और वो करीब उत्तर प्रदेश की मूलतः रहने वाली है और लंबे समय से उनके प्रशासनिक अनुभव माना जाता है। और निर्मला बूच इसके पहले महिला सीएस रही हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का रहा था। और अब 30 साल बाद मध्य प्रदेश को दूसरी मुख्य सचिव मिल रही हैं, जो कि महिला हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वीरा राणा की जो छवि है वो साफ सुथरी मानी जाती है और एक दबंग अफसर रही हैं। और दबंग अफसर रही हैं, पर यहाँ पर शैलेंद्र और भी कई दिग्गजों के नाम यहाँ पर सामने आ रहे थे। जैसे हम अगर बात करें अनुराग जैन की या अजय तिर्की की, आखिर सीएस की रेस में जो इन नामों को आगे बढ़ाया जा रहा था, उन्हें एकदम से पीछे करना और ये नाम आ गया ना। देखिए, अनुराग जैन जो है वो दिल्ली में पदस्थ हैं प्रतिनियुक्ति पर और वो केंद्र में अभी एक अहम भूमिका में है वहां पर। तो अनुराग जैन को लाने को लेकर पिछले समय भी कवायद चली थी मध्य प्रदेश सरकार की, लेकिन तब भी उन्हें दिल्ली से यहाँ नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अनुराग जैन पीएमओ की गुड लिस्ट में है और वो वहां दिल्ली में एक अच्छा काम करे, तो उन्हें यहाँ पर लाकर सीएस बनाना केंद्र की भी सहमति नहीं थी। इस कारण अनुराग जैन इस दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन जो संजय बंदोपाध्याय हो, अजय तिर्की हो, ये सब के मुकाबले वीरा राणा सीनियर है। तो सरकार इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी, ये बात उठे कि किसी जूनियर को चार्ज दे दिया गया। और क्योंकि वीरा राणा भी लगातार मुखर रहती है और उन्होंने बीच में अपनी नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि जब सीएस का एक्सटेंशन 2 बार बढ़ा था तो थोड़ा सा नाखुश भी थी और वो लगातार मंत्रालय में भी नहीं देखी गई। करीब पिछले 6 महीने से उन्होंने मंत्रालय में कदम भी नहीं रखा था। तो वीरा राणा का भी जो काम करने की शैली है, तो सरकार ये चाहती थी कि अब चुनाव नतीजे आना है तो किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो और सबसे सीनियर को जिम्मेदारी दे दी जाए, विवाद भी ना हो। और इकबाल सिंह बैस के बाद सबसे सीनियर अधिकारी भी हैं वाकई, और बड़ी अब जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। बड़ी जिम्मेदारी राणा को अब मिलने जा रही है। एमपी को अब नया प्रशासनिक मुखिया मिलने जा रहा है। आईएएस वीरा राणा अब मुख्य सचिव का प्रभार संभालेंगी। इकबाल सिंह बैस की जगह अब वीरा राणा रहेंगी। 1988 बैच की आईएएस हैं वीरा राणा, सबसे सीनियर हैं और अब प्रभार उन्हें मिलने जा रहा है, खास जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। तो प्रदेश की दूसरी महिला सीएस बनेगी वीरा राणा और आज इकबाल सिंह बैस की विदाई है, उसके बाद प्रभार वो संभालेंगी। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।